Education Online. Welcome to my YouTube channel Education Online. नमस्कार। आज यूनिट 3 क्लास 11th शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता व जीवन शैली, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। इसके अंतर्गत व्यक्ति के सामाजिक संबंध, उपभोग, मनोरंजन और पहनावा सभी कुछ आ जाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, स्वस्थ या सकारात्मक जीवन शैली के महत्व को जानते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। समस्याओं के घटित होने और प्रभाव, रिकवरी या पुनः शक्ति प्राप्ति, जीवन में तनाव से बचने और जीवन की गुणवत्ता को विकसित करने हेतु एक स्वस्थ या सकारात्मक जीवन शैली परम आवश्यक है। जीवन शैली इस बात में भी महत्वपूर्ण होती है कि हम कितने स्वस्थ हैं। वस्तुतः सकारात्मक जीवन शैली के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं को रोका जा सकता है। तो कुछ बिंदु देखते हैं। आयु में दीर्घ वृद्धि, इंक्रीज द लॉन्गेटिविटी। स्वस्थ जीवन शैली से आयु में दीर्घ वृद्धि होती है। इससे व्यक्ति के बूढ़ा होने की प्रक्रिया भी काफ़ी धीमी पड़ जाती है। स्वस्थ जीवन शैली रोग प्रतिरोधक प्रभावों को भी शक्तिशाली बनाती है और लंबी आयु में योगदान देती है। ऊर्जा के स्तर में वृद्धि, इंक्रीज द एनर्जी लेवल। एक स्वस्थ जीवन शैली से शरीर की ऊर्जा के स्तर में पर्याप्त वृद्धि होती है और व्यक्ति स्वयं को बहुत अधिक ऊर्जावान महसूस करता है। दैनिक जीवन में अधिक उर्वरता या उत्पादकता इसी ऊर्जा के कारण ही आ पाती है। अवसाद को कम करने में सहायक, हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन। स्वस्थ जीवन शैली से अवसाद में काफ़ी गिरावट आती है। वस्तुतः एक स्वस्थ जीवन शैली शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर की मनोदशा को नियमित करने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन के स्तर में भी वृद्धि होती है और फिर यह हार्मोन अवसाद को कम करने में सहायक सिद्ध होते हैं। शारीरिक पुष्टि के स्तर में वृद्धि, इंक्रीज द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। एक स्वस्थ जीवन शैली से शारीरिक पुष्टि में भी वृद्धि होती है, क्योंकि पेशियों के बेहतर समन्वय या तालमेल से कोऑर्डिनेशन में सहायता मिलती है तथा शरीर की सामर्थ्य, लचीलापन और सहन शक्ति आदि में वृद्धि होती है। आसन यानी जो शारीरिक स्थिति है, पोस्चर है, उसको भी सुधारता है। शरीर की कमज़ोर शारीरिक स्थिति उसके चोटों का प्रधान कारण है, जो कि अक्सर बाद में बड़ी समस्याओं की उत्पत्ति का कारण बन सकता है। एक स्वस्थ जीवन शैली से शारीरिक आभास यानी जो दिख रहा है, उसके देखावट और बनावट में भी पर्याप्त वृद्धि होती है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति की पुष्टि के स्तर में बढ़ोतरी होती है और व्यक्ति अधिक आत्मविश्वासी और आत्मसचेत हो जाता है। तनाव से लड़ने में सहायक, हेल्पफुल इन कॉपिंग विद स्ट्रेस। स्वस्थ जीवन शैली व्यक्ति के लिए तनाव से लड़ने में सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि उसकी मनोवैज्ञानिक शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे तनाव और चिंता का मुकाबला करने में सहायता मिलती है और अंततः व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति होती है। हृदय वाहिका संबंधी रोगों से बचाने में भी सहायक होती है, हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज। एक स्वस्थ या सकारात्मक जीवन शैली हृदय वाहिका संबंधी बीमारियों से शरीर की रक्षा करने में भी सहायक है। इससे शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में सहायता मिलती है, जिससे हृदय शक्तिशाली बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप सारे शरीर में अधिक रक्त तथा ऑक्सीजन का प्रभाव होने लगता है। आइए आगे चलते हैं, जानते हैं शारीरिक पुष्टि के क्या अंग हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। शारीरिक पुष्टि के अनेक प्रकार होते हैं और अलग अलग खेल व शारीरिक क्रियाएं शारीरिक पुष्टि के प्रत्येक प्रकार का अलग अलग मात्रा में विकास करती है। उदाहरण के तौर पर ऐसे खेल जिनमें निरंतर गतियां होती हैं, तैराकी और दौड़, इनमें हृदय और फेफड़ों की क्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, जबकि जिम्नास्टिक से और ऊंची एवं लंबी कूद से शरीर में लचक, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और जानते हैं कि इस शारीरिक पुष्टि के क्या क्या घटक है। शक्ति, स्ट्रेंथ, गतिशील शक्ति, डायनामिक स्ट्रेंथ,
अधिकतम शक्ति मैक्सिमम स्ट्रेंथ, विस्फोटक शक्ति एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और शक्ति सहन क्षमता यानी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। जहाँ पर स्थिर शक्ति यानी स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जो कि है गति, स्पीड, और एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति को हम छोटी अवधि की सहन शक्ति और लंबी अवधि की सहन शक्ति यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। यानी छोटे समय तक या फिर लंबे समय तक सहन करने की क्षमता को हम सहन शक्ति या फिर एंड्योरेंस कहेंगे। अगर हम लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इसमें दो भाग हैं, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी यानी अक्रिय लचक और सक्रिय लचक। सक्रिय लचक में भी दो प्रकार की लचक होती हैं, एक स्थिर लचक और एक गतिशील लचक यानी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो आइए अब हम इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शक्ति यानी स्ट्रेंथ की। शक्ति हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की गई वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए योग्य होता है। शक्ति शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग है। शक्ति को इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि शक्ति वह मात्रा होती है जो एक मांसपेशी या एक मांसपेशीय समूह पैदा करता है। शरीर की शक्ति को पाउंड्स या डाइन्स में मापा जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन के लिए भी शक्ति का काफ़ी महत्व है और खिलाड़ी के लिए तो शक्ति का होना अति आवश्यक है। कुछ व्यवसाय या खेलों में कम शक्ति का भी प्रयोग होता है और कुछ खेलों में या व्यवसाय में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कुछ व्यवसाय या खेलों में किसी और प्रकार की शक्ति का भी प्रयोग होता है और दूसरे व्यवसाय या खेलों में कुछ अन्य प्रकार की शक्तियों का भी प्रयोग होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास दो प्रकार की शक्तियां हैं, गतिशील शक्ति और स्थिर शक्ति यानी डायनामिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ यानी गतिशील शक्ति को हम आइसोटोनिक शक्ति भी कह सकते हैं क्योंकि इसका संबंध गतियों से होता है। उदाहरण के लिए पुलअप्स, पुशअप्स, इन सब में गतिशील शक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे व्यायामों में गतिशीलता में धीरे धीरे कमी आने की प्रवृत्ति होती है जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय के उपरांत मांसपेशियां अपना कार्य करने में सक्षम नहीं रहती। ऐसे समय पर व्यक्ति एक भी अतिरिक्त पुशअप्स या पुलअप्स नहीं लगा सकता, जिसका कारण है थकान होना। यानी जितनी शक्ति से आप कार्य करेंगे धीरे धीरे वो शक्ति आपकी, वो ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी। जब कोई व्यक्ति या खिलाड़ी गतिशील शक्ति का प्रयोग करता है तो गतियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यानी किसी व्यक्ति को आप चलते हुए, दौड़ते हुए आसानी से देख पाएंगे। इनको हम तीन भागों में विभक्त करेंगे। इसको हम बोलेंगे अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और शक्ति सहन क्षमता। तो अब हम बात करेंगे अधिकतम शक्ति की यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। यदि यह शक्ति अधिकतम अवरोध के प्रतिक्रिया करने की योग्यता है, इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इस प्रकार की शक्ति का अधिकतर खेलों में प्रयोग नहीं ही होता है। अधिकतम शक्ति का प्रयोग विशेष रूप से उन खेलों में होता है जिसमें अधिक प्रतिरोध करना है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो और जेवलिन थ्रो। यानी ऐसे खेल जिसमें शक्ति का प्रयोग कुछ समय के लिए लेकिन अधिकतम शक्ति का प्रयोग होता है। जिम्नास्टिक में रोमन रिंग की क्रॉस अवस्था में, दौड़ों में त्वरण की अवस्था में और लॉन्ग जंप में, हाई जंप में, ट्रिपल जंप में, पोल वॉल्ट में, एक उछाल के समय, एक जेवलिन थ्रो करने के समय एक अधिकतम शक्ति की आवश्यकता होती है। बात करेंगे विस्फोटक शक्ति की यानी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की। विस्फोटक शक्ति शक्ति और गति की योग्यताओं का मिश्रण होती है। सहसा या अचानक श्रम में लगी मांसपेशियों की शक्ति या प्रयोग करना विस्फोटक शक्ति कहलाती है। मांसपेशियों की यह शक्ति अत्यंत तीव्र गति से कार्य करती है। सामान्यतः विस्फोटक शक्ति का प्रयोग स्प्रिंट, स्टार्ट्स, वेट लिफ्टिंग, शॉट पुट, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो और पोल वॉल्ट में किया जाता है। एंड्योरेंस वाली दौड़ों में भी थोड़ी बहुत सीमा तक विशेष रूप से स्टार्ट तथा स्प्रिंट फेज में विस्फोटक शक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक शक्ति इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एकदम तेज गति से और अचानक विस्फोटक शक्ति कहलाएगी।
शक्ति सहन क्षमता की बात करें, स्ट्रेंथ एंडोरेंस की बात करें, तो यह दो प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण होती है, जो कि शक्ति और सहन क्षमता, यानी स्ट्रेंथ भी है और एंडोरेंस भी है। थकावट की स्थिति में अवरोध के विरुद्ध कार्य करना, यानी जितना भी आप थक रहे हो उसके बावजूद भी आप में कार्य करने का बल है, स्ट्रेंथ है, शक्ति है, इसी को हम स्ट्रेंथ एंडोरेंस या शक्ति सहन क्षमता कहेंगे। इसको हम कहाँ देख पाएंगे? लंबी दौड़ों में, लंबी अवधि की तैराकी में, रोड साइकिलिंग, मैराथन, पोल वॉल्ट व द्वंद्वात्मक आदि खेलों में, जैसे कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, जूडो, मार्शल आर्ट, इन सब खेलों में। अब हम बात करेंगे स्थिर शक्ति की, यानी स्टैटिक स्ट्रेंथ की। स्थिर शक्ति को आइसोमेट्रिक शक्ति भी कहा जाता है। कुछ समय के लिए निरंतर रूप से व्यक्ति अपनी मांसपेशियों को अधिक से अधिक जितना शक्ति बिना किसी विशेष मोमेंट में लगा सकता है, उसे हम स्थिर शक्ति कहेंगे। वह उस व्यक्ति की स्थिर शक्ति कहलाएगी। इस शक्ति को डायनेमोमीटर की सहायता से हम माप भी सकते हैं। जब व्यक्ति इस प्रकार की शक्ति लगाता है तो प्रत्यक्ष रूप से सामने ही कार्य होता दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन वह शक्ति हो रही है ऐसा हमें पता चलेगा। अब हम आगे बात करते हैं गति यानी स्पीड की। गति व्यक्ति की वह योग्यता व क्षमता है जिसके द्वारा वह एक ही प्रकार के मूवमेंट को बहुत तेज गति से और बार बार कर सकता है। स्पीड में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू परफॉर्म मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट अ फास्टर रेट। वास्तव में गति वह योग्यता है जिससे शरीर के मूवमेंट जितने तेज हो सके किए जाते हैं। दौड़ने में इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार के फास्ट मूवमेंट होते हैं और तीव्र प्रक्रियाएं होती हैं। दौड़ने की गति की अपेक्षा मूवमेंट की गति अधिक होती है। इसमें शरीर के अंगों की गति भी शामिल होती है, जैसे थ्रोइंग सर्किल में गोला फेंकने वाले का शरीर, विस्फोटक उछाल, हैंड स्प्रैंग में जिम्नास्ट की गति आदि। कुछ खेलों में गति की आवश्यकता कम दूरी तक होती है, जैसे क्रिकेट में विकेट के बीच में रन लेने के लिए दौड़ना। बहुधा गति आनुवांशिकता के कारक पर भी निर्भर करती है, विशेषकर मांसपेशीय रेशों या तंतुओं पर। ये मांसपेशीय रेशे यानी मसल्स फाइबर दो प्रकार के होते हैं। तीव्र गति से संकुचन यानी खिंचाव करने वाले रेशे या तंतु, या फिर धीमी गति से संकुचन करने वाले तंतु। तीव्र गति से संकुचन करने वाले तंतु तेज गति से संकुचन करने की योग्यता रखते हैं और अधिकतम शक्ति उत्पन्न करते हैं, जबकि धीमी गति से संकुचन करने वाले तंतु यानी फाइबर्स धीरे धीरे संकुचन करते हैं तथा कम शक्ति उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त तीव्र गति से संकुचन करने वाले तंतुओं में थकावट भी जल्दी होती है क्योंकि वो जल्दी जल्दी कार्य कर रहे हैं, और धीमी गति से संकुचन करने वाले तंतुओं में थकावट भी धीरे धीरे होगी क्योंकि वो धीरे धीरे कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार के इवेंट्स करने के योग्य हैं। उसमें हम ये जान सकते हैं कि उसमें ये स्पीडी फाइबर्स ज़्यादा हैं या ये जो स्लो फाइबर्स हैं वो ज़्यादा हैं। उसके अनुसार हम उसको या तो स्प्रिंट रेस में या फिर लॉन्ग अवधि की दौड़ों में सम्मिलित कर सकते हैं, या ऐसे कार्यों या ऐसे खेल में उसे हम प्रतिभाग करने के लिए कह सकते हैं। इसके लिए तंतुओं के प्रतिशत का पता लगाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। गति का सीधा संबंध व्यक्ति के केंद्रीय स्नायु संस्थान यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर निर्भर करता है, और प्रशिक्षण के द्वारा गति पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि केंद्रीय स्नायु संस्थान के कार्य को हम बहुत कम प्रभावित कर सकते हैं। दौड़ने की गति को हम घड़ी यानी स्टॉप वॉच के द्वारा माप सकते हैं। किसी निश्चित समय में किसी व्यक्ति के द्वारा दोहराई जा रही क्रिया की गिनती के द्वारा